की भूमिका कितनी व्यापक होती है ना किसी की जिंदगी में, मतलब उसकी जिंदगी को जिंदगी बनाना अगर है तो आप समझिएगा, सुलिवान को देखिएगा। हेलन केलर को मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे उनके बारे में। जो गहराई से नहीं जानते वो लोग कम से कम अमिताभ बच्चन के द्वारा जो फिल्म आई थी ना ब्लैक, वो देख सकते हैं तो समझ में आता है कि एक लड़की जो बहरी भी है और जो विजुअली चैलेंज्ड भी है, आप उसे कैसे सिखाएंगे चीजें, कितनी तपस्या लगी होगी। हेलन केलर अपने आप में सबसे चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि ऐसा बच्चा अगर हमारे आसपास हो तो हम सोचेंगे कि यार इसकी जिंदगी क्या है, ये ऐसे रहना है और एक दिन चले जाना है, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करें, क्या इसे सिखाएं। लेकिन सुलिवान ने तो ऐसा नहीं सोचा होगा ना, उसने उसकी जिंदगी को ऐसा बनाया कि हम सब आज नाम लेते हैं, हेलन केलर का नाम लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उस टीचर का भी तो लेना चाहिए जिसकी वजह से हेलन इस लेवल पे पहुंच से पाई। तो शिक्षक की भूमिका की बात हो रही थी कि हम एक शिक्षक का जो रोल है वो एक आदमी और इंसान, लाइक फिल्म थी ना, हमें तो बचपन में लगता था दोनों एक ही बात हुई। हमें बहुत समय बाद समझ में आया कि आदमी और इंसान बनने के बीच का जो यात्रा है वही जीवन है, और इसमें शिक्षक की भूमिका कितनी शानदार होती है। अगर आप यूरोपियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे तो एक इटालियन फिजिशियन थी मारिया मॉन्टेसरी, उनके नाम पर मॉन्टेसरी स्कूल भारत में भी बहुत चले हैं। हम चीजों को वैसा अपनाने के बजाय अनुष्ठान के रूप में करना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब जैसे शिक्षकों की भूमिका भी होगी तो अनुष्ठान के तौर पर 5 सितंबर मना लेते हैं हम, वैसा ही हम मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम को भी हमने स्कूल खोलना है, उसका नाम मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम रखना है। उसको हम इस तरह से कहते हैं कि हमारा स्कूल है और ये मॉन्टेसरी स्कूल है, लेकिन हमने कभी भी इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया कि मॉन्टेसरी स्कूल की जो आइडियोलॉजी है जिस पर वो काम करते हैं बच्चों के साथ, वो स्टूडेंट सेंट्रिक व्यवस्था रही है जिसमें विद्यार्थी मुख्य भूमिका में है। क्या हम ऐसी व्यवस्था देखते हैं अपने आसपास? आप लोग जो भी सुन रहे हैं, आपसे अनुरोध है आप अपने आसपास बच्चों के जो स्कूल्स हैं वहां की व्यवस्था देखिए। सो कॉल्ड डिसिप्लिन के नाम पर इतना ज्यादा सख्ती के साथ कुचला जाता है विचारों को। प्लान्ड वे में बच्चों को हर तरह से कंगाल बना दिया जाता है, प्लान्ड वे में उनकी क्रिएटिविटी खत्म। ये आपने भी महसूस किया होगा कि अगर किसी बच्चे ने सवाल पूछने की जरूरत कर ही ली 2-4 बार तो उसे किस तरह से टारगेट बनाया जाता है, ये सभी के पास उदाहरण होंगे। तो हमारी व्यवस्था स्टूडेंट सेंट्रिक रह पाई, मुझे डाउट, जहां बच्चे बोल पाए, हंस पाए, क्लास एक जीवंत कक्षा हो, टीचर के हंसाने पर स्टूडेंट भी हंसे, लगे कि यार चलो इनकी क्लास में बैठते हैं, मजा आएगा। क्या आपने ऐसा कहीं पर सुना है आज तक? तो आपने महसूस किया होगा कि हमारी व्यवस्था में ये वाला पॉइंट गायब। तो हम शिक्षा को हमारे बच्चे एंजॉय ही जैसा नहीं कर पाते, एक रिचुअल की तरह मनाए जा रहे हैं सभी। मैं अक्सर अपने घर पे भी देखता हूँ बच्चे स्कूल जाने में ज्यादा खुश नहीं होते। अभी मानसून के समय पे बारिश हो रही थी तो लोग छुट्टियां हो रही थी तो बच्चे रोज पूछ रहे थे क्या कल छुट्टी होगी। आप इस बात को समझिए कि अगर स्कूल उनके लिए एंजॉयबल होता क्या वो तब भी यही पूछते? स्कूलों को हमने इतना नीरस बना दिया है, कक्षाओं को इतना नीरस बनाया है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बुरी भूमिका, बड़ी नहीं बुरी भूमिका तो हम साथियों की भी है, शिक्षक साथियों की। वरना मैं फिर सुलिवान का भूमिका कह रहा था कि उसने केलर को कैसे सिखाया होगा। आप सोचिएगा, सिखाने में पेशेंस चाहिए, सिखाना हमेशा कठिन प्रोसेस है, आपने उसको सिखाना है, टाइम लगता है। तो क्या आपके अंदर ये पेशेंस है? पेशेंस बहुत बड़ी चीज है शिक्षक बनने के लिए। अगर आपके अंदर धैर्य है, एक बेहतरीन शिक्षक के अंदर बहुत सारा पेशेंस होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये मान के चलिए कि आपके सारे बच्चे एक दिन बेहतरीन इंसान बनेंगे और आपको हमेशा याद रखेंगे। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर इस खूबसूरत बातचीत को करने वाले आप हैं प्रोफेसर नरेंद्र सिजवाली। आप गणित के प्रोफेसर हैं एमपीबीजी कॉलेज हल्द्वानी में। एक लंबा अरसा द्वाराहाट डिग्री कॉलेज में आप रहे हैं। आपका सबसे बड़ा परिचय तो यही है कि पहाड़ के एकदम औसत विद्यार्थी आज आपके मार्गदर्शन में देश विदेश में कोई पोस्ट डॉक कर रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप में बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ रहे हैं, तो कोई नेट जेआरएफ हो चुके हैं। आपके द्वारा शुरू की गई गणित की पत्रिका में आलेख लिख रहे हैं।
तो इससे खूबसूरत परिचय और क्या होगा प्रोफेसर नरेंद्र सिजवाली का, जो अपने विद्यार्थियों के प्रति न केवल आत्मीय हैं, संवेदनशील हैं, बल्कि एक बहुत ही बेहतर मार्गदर्शक के तौर पर उनको दिशा दे रहे हैं, उनकी जिंदगियों में बहुत सारे रंग भर रहे हैं। तो आज शिक्षक दिवस के मौके पर मुझे लगा कि क्यों नहीं ऐसे शिक्षक को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाए, ताकि एक संदेश जाए कि एक शिक्षक की सबसे प्राथमिक ड्यूटी, कर्तव्य क्या होना चाहिए एक विद्यार्थी के प्रति। शिक्षा, पठन पाठन तो बात की बात है, सबसे पहले हम एक विद्यार्थी को अपना समझें, उसके दुख सुख बांटें, उसके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाएं। तो ऐसे ही शिक्षक हैं प्रोफेसर नरेंद्र सिजवाली। तो आइए हेलो हल्द्वानी के तमाम श्रोताओं की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो स्टेशन में। धन्यवाद मैम। सर, शिक्षक दिवस आपने अभी कह ही दिया कि अनुष्ठान की तरह हो गया है और आदमी से इंसान बनने की यात्रा का जिक्र आपने किया। आज हम AI के दौर में जी रहे हैं और बच्चों के पास इतना सारा कंटेंट है, ऑनलाइन भी इतना सारी सामग्री होती है कि बच्चे मैथ्स नहीं सीख पा रहे हैं तो कैसे सीखें, बहुत सारी ट्रिक्स आ गई हैं। तो बच्चे को कंटेंट और गाइडेंस की उस तरह से जरूरत अब नहीं रही है। तो क्या हम ये समझें कि शिक्षकों की भूमिका अब सीमित हो चुकी है, या शिक्षक का काम पढ़ाने से, पाठ्यक्रम पूरा करने से इतर भी कुछ काम है? इस दिशा में आप क्या कहेंगे? और मैम, शिक्षक की भूमिका अब तो ज्यादा व्यापक लगती है मुझे पहले के मुकाबले। आप और मैं जब छोटे बच्चे के तौर पर हम थे, या हमसे पहले वाली पीढ़ी, तो आप समझिए कि संयुक्त परिवार थे, समाज एक मजबूत इकाई था, और कोई भी बच्चा गलत अगर कोई इकाई पर करेगा तो गांव का कोई भी सयाना इंसान उसे समझा सकता है, डांट भी सकता है, कभी ज्यादा हो तो पीट भी देता था, बट कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान के स्रोत सीमित थे, ज्यादातर शिक्षकों से इंफॉर्मेशन भी मिलती थी, मोटिवेशन भी मिलता था, और ये काम हमारे बड़े सयाने बुजुर्ग भी काफी हद तक बेहतरीन तरीके से करते भी थे। अब आप समझिए, आज इंफॉर्मेशन वाला जो हिस्सा है वो तो मशीनों ने ले लिया। इंटरनेट और AI के बाद जो भी इंफॉर्मेशन बच्चे को चाहिए या बड़ों को भी चाहिए, वो आप डायरेक्टली मिल जाती है, एक ही क्लिक पर मिल जाएगी। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी है, आपका ना मोबाइल या आपका लैपटॉप आपको इंस्पायर नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन दे देगा, जो चाहिए वो दे देगा, लेकिन इंस्पायर एक अलग चीज है, वो कौन करेगा? अच्छा, टीचिंग में हमेशा शिक्षक के तौर पर जो भूमिकाएं होती हैं, उसमें आप समझिएगा कि आप उसे जब इंस्पायर करते हैं तो पहले आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो आप अपने विद्यार्थियों में देखना चाहते हैं। ये बहुत पते की बात कही। हाँ, बाकी में और हम में अंतर है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये केवल वैसा प्रोफेशन नहीं है। मैंने शायद आपकी हमारी एक बार पहले बात हुई थी, तब भी कहा था, एक व्यक्ति है जिसकी लैंग्वेज बहुत गलत है और हो सकता है चरित्र भी अच्छा ना हो, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा इंजीनियर है और बड़ा अच्छा पुल बनाता है, कहीं पर मजबूत पुल बनाता है या अच्छी रोड बनाता है, तो उसने काम किया है ना, उसका मूल्यांकन एक इंजीनियर के तौर पर होगा, बाकी चीजें छोड़ दी जाएंगी। शिक्षक के साथ ऐसा नहीं है। शिक्षक वो सारी बातें जो नैतिकता के स्तर पे है वो तभी कह सकता है और वो तभी प्रभावशाली है जब पहले वो खुद भी पालन करता हो, नहीं तो कोरा भाषण हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे हम आजकल कह रहे हैं कि बच्चों से हम मोबाइल छोड़ने की बात करते हैं। हाँ जी, लेकिन हमारे हाथ में मोबाइल होता है। हाँ, हम उसे उपदेश दे रहे होते हैं। हम लोग तो आपका पेरेंटिंग पर भी सर बहुत शानदार काम है। तो मुझे लगता है कि शिक्षक घर में भी एक तरह की पेरेंटिंग और शिक्षा चीजें जुड़ी हुई हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप पूरे इस भूमिका को एक शिक्षक की घर और स्कूल में? एक्चुअली टीचर्स, पेरेंट, हमने खाली नाम दे रखे हैं, वो सब एक ही काम, सबका एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ना, वो बटे हुए जैसे है नहीं, मतलब अलग अलग नाम है। ये ऐसा देखिए जैसे 12 बजे से पहले के टाइम को AM कहते हैं, 12 बजे बाद PM कहते हैं, टाइम है। शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो वो शिक्षक हो या पेरेंट्स हो, बच्चे तब कहना मानते हैं जब आप खुद फॉलो करते हैं। अगर मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि आप समय पर क्लास में आना है रोज, तो पहले मैं तो समय पर पहुंचूं। मेरी क्लास में क्यों आएंगे बच्चे? जब इसकी छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूंगी। पिछले 1-1.5 महीने से जब से हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यहाँ पे आए हैं, तो कोई भी कार्यक्रम में 2 या 5 मिनट पहले वो पहुंच जा रहे हैं। तो इस 1 महीने में एक माहौल बन गया है। शुरू में नहीं आए लोग, नहीं आए, लेकिन अब ये है कि अब लोग भी पहुंच रहे हैं। तो उसकी परिणति आपको 1-1.5 महीने में दिख गई कि अब कोई भी कार्यक्रम ठीक उस समय में उसी समय शुरू होगा जिस समय उसे घोषित किया गया कि भाई इतने बजे होगा, बस। तो अगर वो खुद समय पर पहुंचेगा तो बाकी भी पहुंचेंगे। तो क्लास में भी जैसे आपकी जो बातचीत है, हम लोग कई बार प्रशासनिक कार्यों में भी दबे होते हैं, कई सारे प्रभार मिलते हैं, मैं मानता हूं,
इसके बावजूद अगर आप में वो ताकत है कि बच्चों को आप अपना बना सकते हैं, अपनापन जो है, प्यार जो है, मतलब आपकी बात बच्चों के मन को छू पाती है या नहीं, ये आपको समझना, ये घर में भी है। अगर आप बच्चों के मन को छू पाते हैं तो बच्चे आपको सुनने दोबारा भी आएंगे, भले ही इंटरनेट एआई में उन्हें सब इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो आएंगे, आपके साथ बात करना पसंद करेंगे। और ये घर पे भी है कि क्या आपके बच्चे जिस समय आप घर पहुंचे उनका मन हो रहा है कि मम्मी के साथ या पापा के साथ थोड़ी देर बैठते हैं। एक तो ये स्थिति है, जो आए और बैठे थोड़ी देर बातचीत हुई। एक ये है कि आपको बुलाना पड़ रहा है तब वो आपके पास आ रहे हैं, और एक साथ हो सकता है दरवाजे से ही पूछ रहे हो क्या है, और आप कह भी नहीं पा रहे हो कि क्या है। बेसिकली आप बैठना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि वैसा कोई काम नहीं है। अगर ऐसा भी है तो भी आपको और मुझे अपने व्यवहार में और सुधार लाने की जरूरत है। मैंने ये महसूस किया है कि हम बच्चों से सुधरने के बजाय पहले खुद में बदलाव लाएं, शिक्षक के तौर पर भी और अभिभावक के तौर पर भी। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि वो हमारे साथ बैठना पसंद करें। कई बार मैंने महसूस किया है कि हमारे विद्यार्थी आते हैं और थोड़ी देर वैसे ही बैठते हैं, चलो बातचीत कर लेते हैं। लेकिन सर ये आप पे लागू नहीं होती हैं बातें। और एमबीबीजी कॉलेज में जब से आप आए हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के तौर पर, इनरोलमेंट काफ़ी कम हो चुका था और एकदम जो ग्राफ बढ़ा है, और दाएं बाएं बहुत बार बच्चे मिलते हैं मैथमेटिक्स के, तो उनकी जुबानी जो हम सुनते हैं कि आप किस डेडिकेशन से उनके साथ लगे हुए हैं। टोमेटो मैगजीन आपका इस विश्वविद्यालय से निकलना, आपके बहुत सारे विद्यार्थी देश विदेश के कोनों में स्कॉलरशिप के तहत जगह जगह पढ़ रहे हैं, और कोविड वक्त पे आपने एक बड़ी मिसाल कायम की, ऑनलाइन सबको निःशुल्क पढ़ा के सुबह 3-3 बजे उठकर आपका शेड्यूल शुरू हो जाता था, और निःशुल्क कोचिंग आपने पढ़ाई है। सर कैसा लगता है जब बच्चों की तरफ से चिट्ठियां आपको लिखी गई हैं बहुत सारी, तो ये जो प्रेम मिलता है बच्चों की तरफ से, ये आपको और बल देता है कुछ और बेहतर करने के लिए, हालांकि आप अपना बेहतर ही दे रहे होते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर कि आपने क्या क्या किया बच्चों के साथ, एक्सपेरिमेंट क्या क्या किए हैं आपने? मैं एक चीज सुधारना चाहूंगा। एनरोलमेंट पहले भी पर्याप्त तो होते रहे हैं, ऐसा नहीं था कि मेरे आने के बाद बढ़े हैं, वो पहले भी बहुत थे। हाँ, क्लास में उपस्थिति का मुद्दा रहता है, मतलब क्लास में जो प्रेजेंस है क्लास में ना, वो कई बार मैंने देखा है ठीक ठाक संख्या में बच्चे आते हैं, इसका मतलब वो आना चाहते हैं। हम अपने साथ उनको कंटेंट, उनको अगर अच्छा मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा, और उस दौरान जीवन की कई और मुद्दों पे भी बातचीत होती है अतिरिक्त कक्षाओं में। आपको सिलेबस पूरा करना है वो ठीक है, बाकी टाइम तो अतिरिक्त समय मिल जाता है, आप उनके साथ बैठिए तो सही। एक अपनेपन का जब रिश्ता बनेगा तो आप उनको मोल्ड कर पाएंगे। 1 घंटे की क्लास में तो सब्जेक्ट पे बात हो गई। मैं गणित का विद्यार्थी हूं, अगर मैं साहित्य का होता तो उस 1 घंटे में ही जीवन के कई पहलुओं को छू लेता, लेकिन अब मैं गणित का हूं तो उस 1 घंटे में तो गणित पे ही बात होगी। तो मुझे फिर अतिरिक्त देना पड़ता है कि यार और मुद्दे भी हैं जीवन में, हमें इंसान भी तो बनना है। एक तो ये था, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे उपस्थिति लगातार बढ़ती है। हाँ, तो बच्चों को दोष देना उचित नहीं है, अगर हमारे कंटेंट में दम होगा तो वो आएंगे। तो बीएससी की 3 क्लासेज हो गई, एमएससी की 2 क्लासेज हो गई, 5 क्लासेज को आपका रेगुलर पढ़ा? सभी नहीं, और लोग भी हैं, लेकिन जितने मेरे पेपर्स होते हैं उनमें मैं देखता हूँ ठीक उपस्थिति हो रही है। और उनके यहाँ भी है ऐसी स्थिति, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सकारात्मक काम करते हैं, ऐसा नहीं है। इस बीच बच्चे आपके कहाँ क्या क्या कर रहे हैं जो पास आउट हो रहे हैं? बच्चे हैं कई। अभी जैसे आज सुबह एक लड़की का फोन आया था, उसने द्वाराहाट से पढ़ा था मुझसे, बड़ी सामान्य बैकग्राउंड से आई थी। बीएससी 1 में उसने 56% के आसपास मार्क्स थे, और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से एमएससी रहा। बिट्स पिलानी का जो हैदराबाद कैंपस है वहां से अभी पीएचडी पूरी हुई। तो अभी पोस्ट डॉक में 2 ऑफर मिले थे, एक पेरिस का था और एक स्वीडन का, रॉयल एकेडमी जो साइंस की स्वीडन की है, जहां से आपको नोबेल पुरस्कार मिलते हैं साइंस के। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे देता है, बाकी स्वीडन देता है। तो स्वीडन की रॉयल एकेडमी जो है वहां के लिए हुआ है, शायद इसी महीने सितंबर में जाने वाली है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्हें आज सुबह याद किया था। उदाहरण और दीजिए सर, क्योंकि फहरिस्त लंबी है आपकी। हाँ ठीक है, मुझे लगता है व्यक्तिगत उस पे ना जाके, ऐसा है जब कभी वैसे व्यक्तिगत बात करें तो ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि हर बच्चे में मैंने हमेशा एक ही बताने की कोशिश की। नेट जीआरएफ भी काफी निकले हैं। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे पहले भी निकले हैं, अभी भी निकल ही रहे हैं, और प्रयास है कि अभी आगे हम इसको बढ़ा पाएं। कई सारी एक्टिविटीज का ये सम्मिलित आउटपुट है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा था
कि हमने टोमेटो मैगजीन स्टार्ट एमपीबीजी कॉलेज से एक इतनी बेहतरीन मैगजीन विभाग की निकलना, पत्रिका, हाँ विभागीय पत्रिका के तौर विभाग पर की पत्रिका अपने आप में सुनने में ही सुनना बड़ा हाँ, सुंदर है तो- कि गणित की पत्रिका निकल रही है और जी। वो भी इतनी स्तरीय उसमें कंटेंट है कि बताइए सर उसके बारे में। टोमेटो में लोगों ने पूछा TOMATO टोमेटो क्यों नाम रखा। एक दो लोगों ने तो ये भी मजाक किया पोटैटो भी रख लेते। तो मैंने उन्हें बताया कि भारत में अगर आपको गणित की शिक्षा लेनी है तो देश के जो सर्वश्रेष्ठ कुछ संस्थान हैं उनमें से एक है बेहतरीन संस्थान ISI कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसके कैंपस और जगह भी हैं, दिल्ली में है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, तेजपुर है, शायद कहीं और भी हो, लेकिन वो सब कहलाते ISI कोलकाता है। तो 12वीं के बाद जो उनकी प्रवेश परीक्षा है उसका नाम टोमेटो है, टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स आफ्टर 10+2। अगर आप गूगल करें टोमेटो फॉर ISI आपको पता चल जाएगा। मैं अपने बच्चों को ये बताना चाह रहा था कि मैं गणित का विद्यार्थी हूं तो मैं गणित की बात करूंगा कि यार टोमेटो है तो हमने मैगजीन का नाम थोड़ा बदला, हमने टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स को टेस्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन किया। अच्छा। ताकि शॉर्ट फॉर्म भले ही वही रहे, फुल फॉर्म बदल दी। और पहली बार में डर तो लग ही रहा था कि पता नहीं मैटर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, बच्चे लिख पाएंगे, और बच्चों ने वाकई बहुत अच्छा किया। अभी तक हमारे 3 एडिशन आ गए हैं। ये ऑनलाइन एडिशन होता है ना? नहीं, प्रिंट है। अच्छा, प्रिंट मैगजीन। हाँ जी, प्रिंट भी है। अच्छा। और पहले हम मतलब ये ऐसी मैगजीन है जो बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए, और मतलब आप समझिए बच्चे खुद डिजाइन भी करते हैं, सब कुछ हमारे बच्चों ने किया है। केवल प्रिंट जो है वो कॉलेज के सहयोग से, प्राचार्य महोदय का हमेशा सहयोग रहता है, तो हम उसे प्रिंट कराते हैं फिर, और बच्चों को तो देते ही हैं, उसके अलावा और विभागों को भी देते हैं, और जो हमारे यहाँ अतिथि आते हैं उन्हें भी देते हैं। पत्रिका हम प्रिंट फॉर्म में निकाल रहे हैं। अब उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब हम लिखेंगे, हमारी किताब में नाम आएगा, छपेगा हमारा लेख, तो बच्चों के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं ये। तो क्लासरूम टीचिंग है, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पे जो गाइडेंस है, इमोशनल सपोर्ट है, इस तरह की पत्रिकाओं में योगदान है। तो इन सब का जो कंबाइंड आउटपुट है ना, वो एक अच्छा इकोसिस्टम होता है। टीचर इसीलिए मैं कह रहा हूँ व्यापक रोल में है। लोग घबरा रहे हैं कि AI आएगा तो क्या जो हो जाएगा, हमारी जॉब खा देगा। तो मैं उन्हें बार बार कहता हूं कि नहीं कर सकता, अभी तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे जो इंस्पायरिंग चीजें हैं ये टीचर ही कर सकता है, या टीचर मतलब जो उन बच्चों के साथ अपनेपन के साथ रहे, वो गार्जियन समझें, वो माँ बाप के तौर पर समझें। माँ बाप अलग हैं, टीचर अलग हैं वाली लाइन गलत है। तो सर काफी सारी बातें हो गई, आपके पास तो इतना खजाना है कि हम मुसलसल कईयों दिनों तक बात कर सकते हैं, और पहले भी आप रेडियो में हमेशा आते रहे हैं। और आप जब भी कोई विषय आपको अपील करता है तो आप घर से खुद ही रिकॉर्ड करके उसको देते हैं लोगों में, ताकि एक मोटिवेशन फैले, मोटिवेशन जाए। आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में इस वक्त पे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के शिक्षकों के लिए भी आपके अगर कोई सुझाव हों, क्योंकि हमारा बच्चा, हमारा शिक्षार्थी सुदूर बैठा हुआ है, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में है। कोई सुदूर राजस्थान से, मैं कल देख रही थी, बहुत सारे BEd DLED वाले जो टीचर हैं राजस्थान सरकार के, वो यहाँ से बड़ी खेप BEd करने के लिए आ रही है। तो सुदूर जो बैठे हैं बच्चे, उनके लिए हमारा शिक्षक को कैसा होना चाहिए, एक दूरस्थ माध्यम के शिक्षक को? और मैम ये एक बेहतरीन माध्यम है शिक्षा का, अल्टरनेटिव माध्यम हुए वैकल्पिक व्यवस्था में। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलेगी। मैं खुद महसूस करता हूँ कि गणित के विद्यार्थी के तौर पर जितना मैंने MSc तक सीखा और फिर जितना उसके बाद सीखा, अगर मैं गौर करूँ तो बाद वाला हिस्सा ज्यादा है। मतलब मैं भी तो जॉब में रहा, तो अब कोई व्यक्ति हाई स्कूल या इंटर किया और किसी जॉब में लग गए, बाद में उन्हें लगा कि हमें अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना है, पढ़ाई करनी है, तो जाहिर सी बात है रेगुलर मोड में तो कर नहीं सकते। तो वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है, ये आवश्यकता है। जो लोग डिफेंस सर्विसेज में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको लगता है कि अब पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का ये जो कंसेप्ट है ये बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। और इसीलिए हम उसको विद्यार्थी नहीं कहते हैं, हाँ, शिक्षार्थी कहा जाता है, लर्नर कहा जाता है। बिल्कुल, वो लर्नर, क्योंकि वो बहुत किसी भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसे लोगों को ट्रीट करना, उनको गाइडेंस देने में एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? संवेदनशील इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज में आपने अभी भी देखा होगा, कोई बड़ी उम्र में PhD करने जाए, पढ़ाई करने जाए, तो लोग बड़ा कमेंट ज्यादा करते अभी भी। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने US जाने के बाद जॉब की और फिर कई सालों बाद उसने वहां से MS किया। MS मतलब MSc जैसा समझिए। उसने MS किया तो वो कह रहा था यार कि वहां वाले मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे
कि यार तू 40-42 साल की उम्र में आया है और एमएस कर रहा है, तो चूंकि जॉब किया हुआ है, आपका फील्ड का एक्सपीरियंस अच्छा है, अब आप उसी चीज पर एमएस करते हैं, तो आपका अनुभव है, मैच्योरिटी है, क्लास में तो अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई 40 साल 45 साल की उम्र में रेगुलर क्लास में चले जाए कोई व्यक्ति, तो मेरे ख्याल से एक तरह से ना उसको कहे ना, लेकिन लोगों का व्यवहार और लोगों की आंखें बहुत खुश रहती हैं, बच्चों की भी। ये समझाने की जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति बाद में भी सीखना चाहता है तो क्या हमें उसको आगे बढ़ के अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली जरूरत है कि संवेदनशील हम बने। हाँ, मैं तो लगता है संवेदनशील होने के बाद ही उसे शिक्षक के पेशे में आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए, वो कुछ और कर ले ज्यादा अच्छा है। ये संवेदनशीलता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे पास जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी, आप जो भी शब्द यूज करें, वो जब आते हैं, चाहे आपके पास आए या हमारे पास, वो बहुत सारे अलग अलग सामाजिक परिवेश से आते हैं, उनके अपने जीवन के संघर्ष हैं। आप उनके प्रति सेंसिटिव नहीं हो पाएंगे, नहीं साहब मुझे तो मैथ्स पढ़ानी है, सीखना है सीखो, नहीं तो जाओ, ऐसे नहीं सिखा सकते उनके संघर्षों में किसी के। हाँ, जब तक आप पर्सनली अपने बच्चे को ना जानते हो, कहीं पढ़ रहा था, अब उसमें आपने कही कि पर्सनली जब तक बच्चे को ना जानते हो जी, तो एक शिक्षक का रोल यहाँ से बिल्कुल एक अच्छे लीडर का। मैं कहीं पढ़ रहा था, वो बात कितनी सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बात मुझे अच्छी लगी, अगर वो झूठ है तब भी बहुत अच्छी लगी, कि नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना के लगभग अधिकतर जो सिपाही थे, शायद वो शुरुआती फेज में रहा हो, उनको जानता था पर्सनली, नीचे से ऊपर तक पूरे कैडर को, उसकी मेमोरी गजब। तो कहीं भी अगर सेना का अभियान चलता था तो देखिए, अगर वो पेरिस से चल रहे हैं तो बॉर्डर तक पहुंचने तक सेना को महीनों के हिसाब से लगता है, तो वो सबसे पीछे से शुरू होता था, हर एक सिपाही से पूछता था, और वो पिछले साल तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी, अब कैसी है, बच्चा ठीक है, घर के क्या हाल है। हर सिपाही को लगता था कि नेपोलियन साहब मुझे पर्सनली जानते हैं, सेनापति, तो वो अपना बेस्ट देगा ही देगा, क्योंकि वो उसे लगता था सेनापति तक मेरी डायरेक्ट पहुंच है, मतलब जो मेरा सेनापति और किसी को छोटा नहीं समझता, वो सबके साथ बात करता है। ऐसा करते करते जब वो मोर्चे तक पहुंचता था तो टीम हाईली मोटिवेटेड होती थी। ये संवेदनशीलता है जो पर्सनल बातचीत में कह रहा हूं। मैंने अगर अपने किसी विद्यार्थी की मदद करनी है, उसके संघर्ष को समझना है, तो तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है क्लास में, थोड़ा सा अतिरिक्त समय देके उसके साथ बातचीत करें, उसको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, उसका इम्पैक्ट आपको क्लास में दिखेगा। तो ये वाला जो फैक्टर है वो नेपोलियन से, अब वो सच कितना है मुझे नहीं पता नेपोलियन वाली बात, लेकिन मुझे वो अपीलिंग लगती है कि अगर आप अपनी क्लास को, अपनी टीम को जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, हर एक का अलग संघर्ष है। आपके यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस लर्निंग में किसी ने फोन किया, उनकी समस्याएं हैं, देखिए विशेषकर महिलाओं की तो डबल समस्याएं हैं, वो बेचारी घर पे भी काम करती हैं, कहीं प्राइवेट में भी जॉब कर रही होंगी, उसके अलावा वो सीखना चाह रही हैं, तो हमें कितना संवेदनशील होना चाहिए ना। और हम अगर थोड़ा थोड़ा ऐसा हो पाए तो चाहे माध्यम ऑनलाइन ये डिस्टेंस लर्निंग का हो या रेगुलर क्लासरूम का हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि हम कितने संवेदनशील हैं, और ये संवेदनशीलता अगर आएगी ना, ये क्लास में नहीं, परिवार में, बाकी रिश्तों में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है। बिल्कुल, आप अपने पूरे आसपास को प्रभावित करते हैं, आप उससे बदल रहे होते हैं। तो ये अंत में आपने बहुत ही खूबसूरत बात की, और शुरुआत भी आपने बहुत सुंदर तरीके से की थी कि निजी तौर पर अगर हम जब जानना शुरू करते हैं हर बच्चे को, तो बच्चा इन्वॉल्व होकर क्लास में बैठता है, वो निरपेक्ष भाव से नहीं बैठता है। तो बहुत खूबसूरत बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर, आपसे जितनी बातें करें कम है। शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे रेडियो स्टेशन की तरफ से। तो धन्यवाद आप सभी का। जी जी, तो दोस्तों आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस बातचीत को सुना और कुछ अमल में आप इसको जरूर लाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी कार्यक्रम में, तब तक अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।